हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम आकांक्षा ग्रेरी। आज मैं आपको जीएस दृष्टि के पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के नेक्स्ट पार्ट पढ़ाने जा रही हूँ और भी इसके कई पार्ट्स आएंगे। इसकी खास बात यह है कि इसमें चित्रात्मक प्रस्तुति की गई है। मीन्स सभी टॉपिक को बहुत ही अच्छे से चित्र के माध्यम से और रे डायग्राम के माध्यम से कवर किया गया है। देखिए, अगर आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं तो आप इस सीरीज को अवश्य देख कर जाएँ, आपको निश्चय इससे लाभ मिलेगा। देखिए, जिन लोगों ने पहले से ये सब्जेक्ट पढ़ा रखा है वह इसको रिवीजन के तौर पर ले सकते हैं, बट जिन लोगों ने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है वो भी ये सीरीज़ देख सकते हैं, क्योंकि मैंने इसमें बहुत ही बेसिक से और बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करके सारे टॉपिक को कवर किया है। देखिए, मेरा टारगेट यही है कि आप कम पढ़िए और आप जो भी नंबर लाइए मैक्सिमम आउटपुट लाइए। यानी कहने का मतलब है, अगर आप इसका पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का पढ़ने जाएँ तो एक मोटी बुक है जो IAS अंकर है या और भी मार्केट मिल जाएगी, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि आप अगर ये सीरीज पूरी देख लेते हैं या ये बुकलेट ले लेते हैं ना आप, तो आपसे जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं ना, देख रहे हैं कितने सारे टॉपिक है, वो भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, जिसमें इसमें से क्वेश्चन मिसलेनियस भी क्वेश्चन बनते हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। आप लोग एक बार इसको पढ़कर देखिए और देखिएगा, इसमें आपको सब कुछ मिलेगा जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, हर चीज़। देखिए, ओजोन लेयर या बाघ रिजर्व सब कुछ मिलेगा। मैं आपको सबको धीरे धीरे कवर कराऊंगी। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक से। देखिए, लेक्चर देखने के बाद आप लोग फीडबैक जरूर शेयर करिएगा। आइए देखते हैं जैव संचयन, ये बायो एक्युमुलेशन ये है क्या। सबसे पहले आप ये समझिए ये क्या दर्शाता है। एक बार क्वेश्चन पूछा गया है कि बायो एक्युमुलेशन क्या है, तो ये इसका क्या दर्शाता है कि ये किस प्रकार का प्रदूषक है जो खाद्य श्रृंखला के भीतर पहुंचते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि खाद्य श्रृंखला के भीतर जो पहुंचते हैं वो प्रदूषक किस प्रकार का है, ये दर्शाता है। ठीक है, क्या होता है आइए देखते हैं। किसी प्रदूषक का खाद्य श्रृंखला के किसी जीव में समय अंतराल के साथ उसका जो कंसंट्रेशन या सांद्रतरण है वो बढ़ता जाता है। यानी कि जो कोई प्रदूषक जो खाद्य श्रृंखला में लंबे समय तक कोई प्रदूषक कंज्यूम करता है तो वो समय समय जैसे है ना, तो उसका जो सांद्रतरण है या कंसंट्रेशन है वो बढ़ता जाता है। आप ऐसे समझिए। इसका कारक क्या है? अजैव निम्नीकृत प्रदूषक। क्या है? अजैव निम्नीकृत इसका प्रदूषक है। ये क्या था? बायो एक्युमुलेशन। देखिए, हम लोग क्या पढ़ रहे थे, खाद्य श्रृंखला में प्रदूषकों की गति की दो प्रक्रियाएं कौन सी होती हैं? एक होती है बायो एक्युमुलेशन और दूसरी होती है बायो मैग्निफिकेशन, ये जैव आवर्धन। ठीक है, ये क्या करता है? खाद्य श्रृंखला में प्रदूषकों का संचय। ठीक है, ये क्या करते हैं? संचय, जो प्रदूषक होते हैं। हमने बायो एक्युमुलेशन देख लिया है। इसमें ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है ये किस प्रकार का प्रदूषक है जो खाद्य श्रृंखला के भीतर पहुंचते हैं। यानी आइडेंटिफाई क्या करता है? प्रदूषक का आइडेंटिफाइड ये करता है। ठीक है, और समय अंतराल के साथ इसका जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ता जाता है। ये भी आप ध्यान में रखिएगा, किसका? प्रदूषक का। ठीक है, ओके। अब आइए नेक्स्ट देखिए क्या है, जैव आवर्धन। आइए जैव आवर्धन क्या होता है आइए देखते हैं। सबसे पहले खाद्य श्रृंखला की एक कड़ी से अगली कड़ी में प्रदूषक की मात्रा एवं सांद्रण का बढ़ना। क्या है? खाद्य श्रृंखला की एक कड़ी से अगली कड़ी में प्रदूषक की मात्रा एवं उसका मात्रा बढ़ती है और उसका कंसंट्रेशन भी बढ़ना है। क्या कहलाता है? जैव आवर्धन या बायो मैग्निफिकेशन। देखिए, इसके कारक क्या है आइए देखते हैं। कारक है, विशेषता इसके कारक कितने हैं? चार विशेषताओं वाला इसका क्या है? प्रदूषक। कौन कौन से हैं? दीर्घ स्थायित्व, गतिशीलता, वसा में घुलनशीलता, जैविकी सक्रियता, ये इसकी क्या है? प्रदूषक है। अब देखिए इसके कौन कौन से एग्जाम्पल है। देखिए, जैव आवर्धन के आप एग्जाम्पल पूछ सकते हैं, तो आप कुछ याद रखिएगा। सबसे पहले आप ये याद रखिएगा, DDT। ठीक है, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोएथेन, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए क्या है, पॉलीक्लोरीनेटेड बाइफिनाइल, इसको आप पढ़ लीजिए। पॉलीन्यूक्लियर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। भारी धातुएं, ये याद रखिएगा, भारी धातुएं जैसे पारा, तांबा, कैडमियम, सीसा, निकेल, जस्ता, टिन आदि, ये भी सब क्या है? जैववर्धन प्रदूषक है। ये भी आप ध्यान में रखिएगा। तो ये सभी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट ये देखिए, ये भी याद रखिएगा, मछली पकड़ने तथा सोने की निच्छालन में प्रयुक्त साइनाइड। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान में रख सकते हैं। ज़्यादा नहीं रखना आपको, 3 ये आपको ध्यान में रखना। कौन कौन से रखना है? एक DDT। देखिए, कभी क्या होता है, आपसे DDT का फुल फॉर्म पूछ लेता है। आप जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप लगा रहे होंगे तो आपको ये क्वेश्चन मिला होगा कि बताइए DDT का फुल फॉर्म क्या है। तो याद रखिएगा, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोएथेन है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, इसका। और कौन भारी धातु में कौन कौन से इसके हैं? पारा, तांबा, कैडमियम, सीसा, निकेल, जस्ता, टिन। अभी मैं आपको आगे चल के बताऊंगी कि पारा से कौन सा डिसीज होता है, कैडमियम, ये सबसे बताऊंगी। ठीक है, और भी याद रखिएगा, मछली पकड़ने तथा सोने के निच्छालन में प्रयुक्त साइनाइड। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं, DDT
क्या है, DDT। अभी हमने देखा है क्या इसका फुल फॉर्म है, डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन इसका फुल फॉर्म है। ये क्या है, जैव अनिम्नीकरणीय कीटनाशक। क्या है ये DDT, ये कीटनाशक है। भी क्वेश्चन यहाँ से भी बना हुआ है। देखिए और क्या है इसका, अवशोषित होने के बाद उत्सर्जन द्वारा बाहर निकालना लगभग असंभव है। अगर एक बार ये एब्जॉर्ब हो जाता है तो इसका उत्सर्जन द्वारा बाहर निकाल नहीं सकते हैं और जैविक रूप से नष्ट नहीं होता है। इसका उपयोग किया जाता है मच्छरों को मारने में। किसमें, मच्छरों को मारने में। ये देखिए खाद्य श्रृंखला में सांद्रण का अवरोही क्रम, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि DDT का खाद्य श्रृंखला में इसका जो कंसंट्रेशन का आरोही क्रम कौन कौन सा है, तो सबसे ज़्यादा होता है तृतीय स्तर में, फिर द्वितीय स्तर में, फिर प्रथम स्तर में। ये याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन बना हुआ है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान में रखिएगा। समांतर जीवों के वसा वाले ऊतकों में जमा होते हैं। किसमें होते हैं, जीवों के वसा वाले ऊतकों में ये जमा होते हैं। देखिए इसमें आपको याद क्या रखना है, आपको ये याद रखना है कि खाद्य श्रृंखला में सांद्रण के आरोही क्रम में क्या है, DDT का तृतीय द्वितीय प्रथम। ठीक है, और वसा ऊतकों में जमा होते हैं और ये इसका पूर्ण नाम क्या है, और ये कीटनाशक है। ठीक है, और उससे ये आप ध्यान रख सकते हैं, नहीं तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आपको रखना है तो रख सकते हैं कि इसको एक बार एब्जॉर्प्शन या अवशोषित होने के बाद इसको बाहर निकालना उत्सर्जन द्वारा असंभव है। ठीक है, यानी कि बहुत हानिकारक है। और मच्छरों तब जानते ही जब छिड़काव होता है तो इसी का छिड़काव होता है। अब आइए देखिए क्या है, पारितंत्र में समस्थापन। ये देखिए है क्या, देखिए पारितंत्र में समस्थापन है क्या। पारितंत्रों में आत्मनियमन की क्षमता। क्या है ये, जो पारितंत्रों में आत्मनियमन की क्षमता होती है, इसका लाभ क्या है, पारितंत्र अपनी साम्यावस्था को बनाए रखने में क्या है, सक्षम है। जो पारितंत्र है अपनी साम्यावस्था को बनाए रखने में सक्षम है। इसका कारण क्या है, नकारात्मक पुनर्भरण प्रक्रिया। क्या है, निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। क्या है, निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। इसका अन्य तथ्य क्या है, पारितंत्र की समस्थापन क्षमता असीमित नहीं होती। क्या होती है, पारितंत्र की समस्थापन क्षमता जो होती है इसकी असीमित नहीं होती, नहीं बहुत होती, कोई भी इसकी सीमा नहीं होती है। पारितंत्र में प्रत्येक चीज़ भली भांति नियमित नहीं रहती है। जो पारितंत्र में है जो प्रत्येक चीज़, इसका भी कोई नियमन नहीं होता है। ठीक है, कोई नियमित नहीं होती, कितना ही होगा। अब आइए कुछ देखते हैं, स्वच्छ जल समुदाय। देखिए स्वच्छ जल हमारा एक होता है, एक होता है लेंटिक आवास, एक होता है लोटिक आवास। कौन से होते हैं, जो लेंटिक आवास में है, क्वेश्चन बना हुआ है, याद रखिएगा कि तालाब किस में आता है, लेंटिक में कि लोटिक में। याद रखिएगा लेंटिक में आता है कि लोटिक में। ये क्वेश्चन पीसीएस में भी पूछा गया है। ठीक है, आपने देखा होगा क्वेश्चन ऐसे बने हुए हैं। जो देखिए याद रखिए, लेंटिक मतलब आप ऐसे याद रखिएगा, जो लेटा हुआ। ठीक है, क्योंकि आप जब एग्जाम हॉल में पहुंचेंगे ना तो आपको कन्फ्यूजन की वजह से आप रॉन्ग कर सकते हैं क्यों है अपना आंसर। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, लेंटिक मतलब लेटा हुआ। तो जो स्थिर जल का आवास है, क्या है, स्थिर जल का आवास है। लेटा मतलब स्थिर, आप लेटते हैं तो स्थिर ही रहते हैं ना, तो कुछ ऐसा आप ट्रिक के माध्यम से पढ़ सकते हैं ना, तो लंबे समय तक आपको याद रहेगा। ठीक है, ओके, तो इसमें क्या आ जाएगा, लेंटिक आवास में मैंने बताया है कि क्या आ जाएगा, लेंटिक यानी कि लेटे हैं, लेंटिक मतलब लेटना मतलब स्थिर रहते हैं। तो स्थिर जल का आवास, उसमें क्या आते हैं एग्जाम्पल उसके, क्या हो जाएंगे, आर्द्रभूमि, तालाब, झील इत्यादि। क्या है ये, लेंटिक आवास। अब देखिए लोटिक आवास, लोटिक मतलब लोटना मतलब गाँव की भाषा में आप समझ सकते हैं, गाँव के हैं तो वो बहुत अच्छे से ये टर्म को जान रहे होंगे। तो मतलब उसमें बहता, लोटिक मतलब बहता, तो बहते जल का आवास। आप देख रहे हैं नदी भी बह रही है, नदी जो है वो बह रही है, झरना भी बह रहा है, स्ट्रीम जलधारा ये भी बह रही है। तो इसमें किसमें आएगा, ये लोटिक आवास में आएगा। आइए एक बार मैं आपको और बता दे रही हूँ। देखिए क्या है, लेंटिक आवास में कौन सा आएगा, जो लोटा हुआ मतलब कि जो लेंटिक मतलब जो लेटा हुआ, लेंटिक मतलब लेटा हुआ, तो लेटा मतलब स्थिर रहेगा, जो स्थिर। देखिए आर्द्रभूमि स्थिर है, तालाब आप देख रहे हैं, तालाब मतलब एक जगह दूसरी जगह पे नहीं जाता, वहीं पे रहता है। अगर कोई झील भी है तो वो भी उसका उतना ही पोर्शन रहता है, आप समझ सकते हैं। लेकिन जो आप देख रहे हैं लोटिक है, आप देख रहे हैं नदी एक जगह से दूसरी जगह पे अपना जाती है, झरना भी है, यहाँ से निकला झरना तो यहाँ पे बहकर आ गई, और स्ट्रीम भी आप देख रहे हैं ये भी बहती रहती है। तो क्या है, बहते जल का आवास है ये। ठीक है, तो समझ गए। अब देखिए क्या आप जानते हैं, आइए देखते हैं कुछ, ये क्या है, ज्वार नदमुख उत्पादकता का एक महत्वपूर्ण खाद्य स्रोत है। क्या है, ज्वार नदमुख जो है उत्पादकता का एक महत्वपूर्ण खाद्य स्रोत है।
ठीक है। सेकंड देखिए क्या है, यह भी सही है कि पौड़ मछलियाँ अंडे देने के लिए अर्थात अंडजनन के लिए ज्वार नदमुखों का ही सहारा लेती हैं। इसलिए विश्व के लगभग सभी प्रमुख समुद्री मत्स्य उद्योग पूरी तरह से ज्वार नदमुखों पर निर्भर है। यानी कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो मत्स्य उद्योग है किस पर निर्भर है पूरी तरीके से, तो ज्वार नदमुख पर निर्भर है। क्यों निर्भर है? क्योंकि जब वो अंडजनन के लिए ये ज्वार नदमुख का ही सहारा लेती हैं। ठीक है, ये सब आपको पता होना चाहिए। अब देखिए क्या है, हॉकी स्टिक, ये हॉकी स्टिक ये भी क्वेश्चन बना हुआ है। हॉकी स्टिक मुख्यतः सहतूत क्या है, मोरस अल्बा की लकड़ी की बनी होती है। ये भी क्वेश्चन बना हुआ है। देखिए मैंने आपको बताया जो ऐसे क्वेश्चन होते हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। चंदन एक अपूर्ण जल परजीवी क्या है? चंदन एक अपूर्ण जड़ परजीवी क्या है? जड़ परजीवी है। जबकि जो अमर बेल है क्या है? अमर बेल एक पूर्ण तना परजीवी है। चंदन है जड़ परजीवी है और अमर बेल जो है वह पूर्ण तना परजीवी है। ठीक है, ये अपूर्ण परजीवी चंदन है और जो अमरबेल है पूर्ण तना परजीवी है। देखिए मैं कई बार इसलिए रिपीट कर रही हूँ ताकि आपको यहीं पे ही सब कुछ याद हो जाए। अब नेक्स्ट देखिए, जलकुंभी आइकॉनिक जिसको बोलते हैं, जलकुंभी को बंगाल का आतंक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बंगाल का आतंक भी कहा जाता है। यह एक सजावटी पौधे के रूप में लाई गई थी। किस पे? सजावटी पौधे के रूप में लाई गई थी। यानी कि अगर कहीं किसी पौंड या कहीं पे हो गया है ना तो उसको पूरा उसी से भर देते हैं। जलकुंभी गाँव के हुए लोग हैं तो इसको जानते होंगे। अब तो इस शहरों के भी उसमें दिखाई देते हैं अगर तालाब वालाब है तो। ठीक है, लेंटाना जो एक सजावटी पौधे के रूप में लाई गई थी अब उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश के जंगलों को बर्बाद कर रही है। जो सजावटी पौधे के रूप में लाई गई थी लेंटाना, ये अब जंगलों को बर्बाद कर रही है। जलकुंभी है, ये भी सजावटी पौधे के रूप में लाई गई थी जो बंगाल का आतंक भी कहा जाता है। ठीक है, ओके। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें इसकी इकाई भी पूछी गई है, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट, पारिस्थितिकी पदछाप। आपसे पूछ लिया गया है कि जो पारिस्थितिकी पदछाप की माप की इकाई क्या है? भूमंडलीय हेक्टेयर। क्या है? भूमंडलीय हेक्टेयर है। इसका मापक क्या है? पृथ्वी के पारिस्थितिक तंत्र पर मानवीय मांग का। क्या है? पृथ्वी के पारिस्थितिक तंत्र पर मानवीय मांग का। इसकी परिभाषा क्या है? पारिस्थितिकी घटकों की वह आवश्यक मात्रा जो मनुष्य को उसकी जीवन शैली को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक हो। क्या है ये? पारिस्थितिक घटकों की वो आवश्यक मात्रा। क्या है? वो आवश्यक मात्रा जो मनुष्य को, क्या है? जो मनुष्य को उसकी जीवन शैली को जो भी चल रहा है उसके में सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक हो। क्या कहते हैं? पारिस्थितिक पदछाप या इकोलॉजिकल फुटप्रिंट कहते हैं। समझ गए कि जो रोजमर्रा आप समझ सकते हैं जो मनुष्य को चाहिए चलाने के लिए आवश्यक हो। ठीक है, तो वही उसका क्या है? इकोलॉजिकल फुटप्रिंट है। ठीक है, देखिए अब नेक्स्ट देखिए, ये भी पूछा गया इकोटोन या संक्रामिका है क्या? इंग्लिश में ये याद रखिएगा, इकोटोन ये है क्या? देखिए, 2 या 2 से अधिक भिन्न पारितंत्रों के बीच का संक्रमण क्षेत्र। क्या है? 2 या 2 से अधिक भिन्न पारितंत्रों का जो संक्रमण क्षेत्र होता है वो क्या कहलाता है? इकोटेन। 2 या 2 से अधिक जो भिन्न पारितंत्रों का जो संक्रमण क्षेत्र होता है क्या कहलाता है? इकोटेन। वो इकोटोन जहाँ जैव विविधता अपेक्षाकृत अधिक होती। कहाँ होता है? जहाँ जैव विविधता अपेक्षाकृत अधिक होती है। शायद मैंने आपको जब जैव विविधता है बताया था, शायद मैंने बताया हो, मुझे याद नहीं आ रहा, शायद मैंने बताया, बट कोई नहीं, अगर वहाँ नहीं बताया तो आप यहाँ पे अच्छे से समझ जाइए कि इकोटोन होता क्या है। आपसे ये डिफिनीशन पूछ लिया जाता है कि बताइए किसका है, तो आप क्या बताएंगे? 2 या 2 से अधिक भिन्न पारितंत्रों के बीच का संक्रमण क्षेत्र क्या कहलाता है? इकोटोन कहलाता है। ये इकोटोन कहाँ होता है? जहाँ पे जो बायोडाइवर्सिटी होती है अपेक्षाकृत अधिक होती है, वहीं पे ये होता है। देखिए इसका एग्जाम्पल क्या है? देखिए मैंग्रोव वन, देखिए क्या है? मैंग्रोव वन, एस्चुरी, लैगून, घास पारितंत्र, ये इसके क्या है? एग्जाम्पल है। क्या? फिर से एक बार देखिए, मैंग्रोव वन आप यहाँ भी देख रहे हैं, एस्चुरी, लैगून, घास पारितंत्र। ठीक है, ओके। अब आइए देखते हैं पारिस्थितिक तंत्र विविध। देखिए एक बार आप जानिए यूकेलिप्टस के बारे में। ये पूछा गया है कि पर्यावरणीय शत्रु कौन है? कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, वनडे एग्जाम से लेकर किसी भी एग्जाम में आप देख लीजिए, कहीं भी पूछा गया है, कोई भी आप देख रहे हैं तो यूकेलिप्टस क्या है? पर्यावरणीय शत्रु। आपसे पूछ लिया जाएगा कि पर्यावरणीय शत्रु किस पौधों की या किसको कहते हैं, तो आप क्या कहेंगे? यूकेलिप्टस को कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये अत्यधिक, क्यों पर्यावरणीय शत्रु बोलते हैं? क्योंकि अत्यधिक जल ग्रहण शक्ति के कारण दिया गया नाम। क्या करते हैं? ये अत्यधिक जल ग्रहण करते हैं।
रोपित स्थान पर मिट्टी के जल स्तर में अत्यधिक गिरावट आती है। जहाँ पे इसको लगा दिया जाता है, मान लीजिए पेड़ यहाँ पे लगा दिया गया है, तो यहाँ के आसपास जो होता है यहाँ पे सूख जाएगा। क्यों सूख जाएगा? क्योंकि यहाँ से नमी पानी को निकाल करके ये अपने लिए यूज कर लेगा। इसका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में बहुतायत में उपलब्ध है। कहाँ पाया जाता है मोस्टली? ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। ओके, अब देखिए क्या है ये देखिए पारिस्थितिक आंदोलन। आप देखिए देखिए ये जो है इकोटोन का थोड़ा सा मैं डायग्राम के थ्रू दिखाती हूँ। उस समय मैं देखना भूल गई थी। देखिए मैंने बताया था इकोटोन होता है क्या है, दो या दो से अधिक भिन्न पारितंत्रों के बीच का जो संक्रमण क्षेत्र होता है। देखिए एक पारितंत्र ये है, एक जो हमारा ये है, एक जो हमारा पारितंत्र ये है, यानी कि पारिस्थितिक तंत्र फर्स्ट है, एक है पारिस्थितिक तंत्र सेकेंड है। तो जो क्या है, दो या दो से अधिक भिन्न पारितंत्र का जो संक्रमण क्षेत्र है, क्या है इसका संक्रमण क्षेत्र। आप देख रहे हैं ये भी मिल रहा है, यहाँ भी मिल रहा है। तो ये हमारा क्या कहलाएगा? इकोटोन। क्या कहलाएगा? जो इसका बचेगा इसको क्या कहलाएगा? इकोटोन, ठीक है। आप ऐसे समझ सकते हैं, आप रीजनिंग पढ़ रहे होंगे, मान लीजिए पारिस्थितिक तंत्र फर्स्ट है ये और पारिस्थितिक तंत्र सेकेंड है। तो जो ये संक्रमण क्षेत्र है क्या है? सेकेंड है। जो ये बीच है ये क्या कहलाएगा? इकोटोन कहलाएगा। अब तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर डिफिनीशन पूछा जाएगा और डिफिनीशन अगर दे दिया जाएगा तो आप बता ले जाएंगे, ठीक है, कि किसकी है। ओके, अब आइए देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पारिस्थितिकी आंदोलन। देखिए इससे क्वेश्चन बन जाता है। ये आपने बहुत सुना होगा, चिपको आंदोलन क्या है। सबसे पहले आपसे ये पूछ लिया जाएगा चिपको आंदोलन कहाँ पे हुआ था, तो वो स्थान कहाँ पे है उस समय कहाँ का स्थान है? तत्कालीन उत्तर प्रदेश एवं वर्तमान उत्तराखंड के चामोली जिले का गोपेश्वर नामक स्थान पे। यानी क्या है कि अब कहाँ पे है ये? उत्तराखंड के, कहाँ है? उत्तराखंड के चामोली जिले का गोपेश्वर नामक स्थान पे है। क्या है, क्या चलाया गया था? चिपको आंदोलन। कब प्रारंभ किया था? 1974। डेट याद रखिए, कई बार पूछा गया है कि चिपको आंदोलन कब प्रारंभ किया गया था, तो 1974 में प्रारंभ किया गया था। इसके प्रणेता याद रखिएगा, सदस्य और प्रणेता में आपको अक्सर कंफ्यूजन हो जाता है। तो इसके जो प्रणेता है कौन है? चंडी प्रसाद भट्ट। कौन है? चंडी प्रसाद भट्ट। कब बने? 1985 में, चंडी प्रसाद भट्ट। लेकिन जो इसके सदस्य है गौरा देवी, सुंदर लाल बहुगुणा, ये इनके सदस्य है। इसका उद्देश्य आप सभी जानते हैं कि पेड़ों की कटाई को रोकना इसका प्रमुख उद्देश्य है। इसमें क्या थे, जो महिलाएं थी वृक्षों से चिपक कर खड़ी हो गई थी कि वृक्ष को नहीं काटना है। तो ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए देखिए क्या है, बिश्नोई आंदोलन। देखिए इसका जो प्रारंभ किया गया था 15वीं शताब्दी में प्रारंभ किया गया था। इसके जो प्रारंभकर्ता कौन है? संत जाम्भोजी भगवान जाम्बेश्वर द्वारा राजस्थान में प्रारंभ हुआ था। कहाँ पे हुआ था ये बिश्नोई आंदोलन? बस आप इतना याद रखना है आपको, कहाँ पे? राजस्थान में। इसका अन्य नाम क्या है खेजड़ली आंदोलन। क्या है? खेजड़ली आंदोलन। इसमें क्या है, जाम्बोजी ने प्रभावित होकर 1730 में अमृता देवी बिश्नोई ने वृक्षों को काटने से रोकने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। आप सोच लीजिए उस टाइम क्या है कि वृक्ष को कितना बचाने के लिए काम तेजी से हो रहा था। लेकिन अब आप लोग देखते हैं कि उस टाइम वृक्ष को बचाने के लिए कितने सारे आंदोलन किए गए थे, जिसमें देखिए अमृता देवी बिश्नोई ने इन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी गई। अगर आपको मौका क्या मिले तो आपको यही करना चाहिए कि आप पौधे को ज़्यादा से ज़्यादा लगाइए, ठीक है। अगर आप जितने आप देख रहे हैं एक पौधे भी लगाएंगे तो धीरे धीरे बहुत सारे हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, नर्मदा बचाओ आंदोलन, ठीक है। देखिए नर्मदा बचाओ आंदोलन कब आया था? ये जब हमारा वो बना था बांध बनाया जा रहा था, तभी इसके लिए आंदोलन आया था। कब आया था ये? 1985 में स्टार्ट हुआ था। इसके प्रारंभकर्ता कौन है? याद रखिएगा, मेधा पाटकर। कौन है? मेधा पाटकर। अन्य कौन है नेतृत्वकर्ता? बाबा आमटे, अरुंधति राय एवं अन्य नेतृत्वकर्ता हैं। इसका उद्देश्य क्या है? नर्मदा नदी के ऊपर बनाई जा रही बहुउद्देशीय बांध परियोजना को पर्यावरण मानकों के अनुरूप स्वीकार कराना, ठीक है, इसका ये उद्देश्य है।
इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, बलिया पाल आंदोलन कब प्रारंभ की गई थी? 1986 में प्रारंभ की गई थी। इसका स्थान कहाँ पे हुआ है? ये भारत के पूर्वी तट पर बंगाल की खाड़ी के पास उड़ीसा के उत्तरी भाग में स्थित बलिया पाल क्षेत्र में। कहाँ है? उड़ीसा में। कहाँ पे है? स्थान कहाँ पे है? आप याद रखिएगा, उड़ीसा में है। ठीक है, ओके। इसका उद्देश्य क्या है? बलिया पाल गाँव की भूमि पर मिसाइल टेस्टिंग को रोकने के लिए। क्या है? बलियापाल गांव की भूमि पर मिसाइल टेस्टिंग को रोकने के लिए। क्योंकि क्या हो रहा था? क्योंकि वहां पे जब मिसाइल टेस्टिंग की जा रही थी तो जहां वहां भूमि की उर्वरता खत्म हो रही थी। क्या खत्म हो सकती थी? क्या ये टेस्टिंग भूमि की उर्वरता को खत्म कर सकती थी? इसलिए ये आंदोलन किया गया था। बलियापाल कहाँ है? उड़ीसा में। तब बस इतना ध्यान रखिएगा, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अगर आप ध्यान रख लेंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये देखिए, एपिको आंदोलन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। ये कब प्रारंभ किया गया था? सितंबर 1983 में ये प्रारंभ किया गया था। कब? सितंबर 1983 में प्रारंभ किया गया था। कहाँ पे? कर्नाटक में। कहाँ पे? कर्नाटक में। याद रखिएगा, कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ क्षेत्र में ये प्रारंभ किया गया था। इसके प्रणेता कौन है? श्री पांडुरंग हेगड़े। अपिको आंदोलन दक्षिण भारत में केंद्रित था। क्या है? देखिए, नॉर्थ में तो क्या था? चिपको आंदोलन। और जो दक्षिण भारत में कौन सा था आंदोलन जो मोस्ट पॉपुलर था? तो वो है अपिको आंदोलन। इसका उद्देश्य क्या है? पर्यावरण संबंधी जागरूकता। नारा क्या है? उपसु, बेलसु, बलासु, यानी कि बचाओ, बढ़ाओ और काम में लाओ। वहाँ पे क्या है? उसको कर्नाटक में बोलते हैं, कन्नड़ में उपसु, बेलसु, बलासु, यानी कि बचाओ, बढ़ाओ, काम में लाओ। ठीक है, ओके, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए क्या है? साइलेंट वैली आंदोलन। क्या है? साइलेंट वैली आंदोलन। इसका जो प्रारंभ वर्ष 1978 में है। कब है प्रारंभ? है 1978 में प्रारंभ किया गया था। किस स्थान पर? केरल में प्रारंभ किया गया था। आपको पता है कि साइलेंट वैली कहाँ है? केरल में है। कारण क्या है? कुंतीपुझा नदी पर बनाया जा रहा है साइलेंट वैली जल विद्युत परियोजना के विरोध में। जो कुंतीपुझा नदी पर बनाए जा रहे थे, क्या है? जल विद्युत परियोजना, उसी के विरोध में ये आंदोलन आया था। इसका उद्देश्य क्या है? साइलेंट वैली संरक्षित वन क्षेत्र को जल विद्युत प्रोजेक्ट से बचाने के लिए आया था। ठीक है, ओके, बस इतना याद रखिएगा। साइलेंट वैली आंदोलन ये कहाँ हुआ था? केरल में हुआ था। और ये किस लिए आया था? क्योंकि ये वहाँ पे परियोजना बन रही थी, तो वहाँ पे संरक्षित वन क्षेत्र को जल विद्युत प्रोजेक्ट से बचाना था। अब देखिए, जंगल बचाओ आंदोलन। इसका जो वर्ष है प्रारंभ हुआ था वर्ष 1980 में। वर्तमान में कहाँ है? झारखंड। उस समय कहाँ था? बिहार व उड़ीसा में। कहाँ था उस समय जंगल बचाओ आंदोलन? बिहार एवं उड़ीसा में था, लेकिन अब झारखंड में है। इसकी संज्ञा क्या है? अग्रीड गेम पॉलिटिकल पॉपुलिज्म। क्या है? अग्रीड गेम पॉलिटिकल पॉपुलिज्म। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? प्राकृतिक साल के वृक्ष को काटकर, जो प्राकृतिक साल के जो वृक्ष है उसको काटकर उसके स्थान पर कीमती सागौन वृक्षों के रोपण का विरोध, यानी कि जो वहाँ पे प्राकृतिक साल के जो वृक्ष थे उनको काटकर उनके स्थान पर कौन सा वृक्ष लगाना? कीमती जो सागौन का वृक्ष है वो कीमती होता है, तो कीमती सागौन वृक्ष के रोपण का विरोध करना आदिवासियों द्वारा ये लाया गया था। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप ऐसे देख लीजिएगा। मैती आंदोलन, ये भी कहाँ हुआ था? ये भी याद रखिएगा। ये उत्तराखंड के चमोली जिला में। कहाँ पे? उत्तराखंड का चमोली जिला में। वर्ष 1995 में ये स्टार्ट हुआ था। इसके कौन है नेतृत्वकर्ता? कल्याण सिंह रावत हैं। इसका जो उद्देश्य क्या है? उत्तराखंड के निर्वनीकृत पहाड़ों को पुनः हरा भरा करने के लिए। किसका है? जो पहाड़ वैसे हैं तो उनको क्या करने के लिए? हरा भरा करने के लिए। ठीक है, इसकी विशेषता क्या है? यह आंदोलन उत्तराखंड की महिलाओं पर आधारित था। मैती क्या है इसकी विशेषता? यह आंदोलन उत्तराखंड की महिलाओं पर आधारित है। किस पे? उत्तराखंड की महिलाओं पर आधारित है। क्यों? क्योंकि क्षेत्रीय भाषा में जो मैती का अर्थ है, क्या है? मैती का जो अर्थ है वो है माँ का घर। क्या है? माँ का घर। और क्या है? कुंवारी कन्याएं पौधों की बेरन तैयार करती हैं तथा और विवाह की तिथि के दिन किसी निर्धारित वन क्षेत्र में स्मृति के रूप में इनका रोपण कर देती है। जो कुंवारी कन्याएं हैं ये पौधे की बेरन तैयार करती हैं, लेकिन जब उनकी विवाह की तिथि के दिन वो किसी निर्धारित वन क्षेत्र उनका है उसी में अपनी याद के तौर पर इसका रोपण कर देती हैं। ठीक है, तो मैती आंदोलन आप याद रखिएगा, उत्तराखंड में है। कौन है नेतृत्व? कल्याण सिंह रावत है। ये पहाड़ों को पुनः हरा भरा करने के लिए इसका उद्देश्य है।
नेक्स्ट देखिए क्या है, नवदान्य आंदोलन। क्या है, नवदान्य आंदोलन। इसका जो प्रारंभ वर्ष है 1987 क्या है, 1987 है। इसके जो प्रारंभकर्ता कौन है, वंदना शिवा है। कौन है, वंदना शिवा है। नवदान्य अर्थात नव बीज एवं नया उपहार, 9 सीड्स एंड न्यू गिफ्ट। इसका उद्देश्य क्या है, जैव विविधता संरक्षण एवं जैविक खेती को बढ़ावा देना। क्या है, जैव विविधता संरक्षण एवं जैविक खेती को बढ़ावा देना। इतना याद नहीं रखना है, बट जो मैंने बताया मैती, अपिको, साइलेंट वैली, नर्मदा बचाओ और चिपको, ये आपको मोस्ट ध्यान में रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ध्यान में रखना भी है। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही करते हैं। आपको लेक्चर कैसा लगा, फीडबैक जरूर शेयर करिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।